नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चले बढ़ते हैं खास खबर की ओर। मध्य प्रदेश में आदिवासियों को लेकर के जमकर सियासत हो रही है। आज बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय के पास पहुंच गए और दर्शन करने लगे। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि राजस्थान में कांग्रेस के एक विधायक ने एक आदिवासी युवक की पिटाई की और उसके बाद फिर उसे जूते चटाए। इसी के साथ में उसके ऊपर पेशाब भी पिलाई गई। पेशाब कांड मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई और कांग्रेस कार्यालय तक भाजपा कार्यकर्ताओं को आने नहीं दिया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना था कांग्रेस सरकार राजस्थान में आदिवासियों के खिलाफ है और उन पर अत्याचार कर रही है। मगर सोचने वाली बात यह है कि भाजपा कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यालय के बाहर आंदोलन कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में ही आदिवासियों पर जो अत्याचार के मामले निकाल के सामने आए हैं वह भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा ही निकाल के सामने आए हैं। सरकार मुर्दाबाद ये आगे पीछे है ना, पीछे और केवल इतना ही उठाव है ना, अभी रोकेंगे है ना, अभी ठीक है। तो उसका फोटोग्राफ चलो चल लो। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, औरत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, दलित विरोधी कांग्रेस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दलित विरोधी कांग्रेस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दलित विरोधी कांग्रेस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दलितों पर अत्याचार कांग्रेस बंद करो, बंद करो बंद करो, दलितों पर अत्याचार कांग्रेस बंद करो, बंद करो बंद करो। कांग्रेस सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कांग्रेस सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो बंद करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो। बंद करो बंद करो। दलितों पर कब तक तुम अत्याचार करोगे? अशोक गहलोत हाय हाय, कांग्रेस सरकार हाय हाय, कांग्रेस सरकार हाय हाय, कांग्रेस सरकार हाय हाय, दलितों पर अत्याचार बंद करो, कांग्रेस सरकार दलितों पर अत्याचार बंद करो, दलित विरोधी कांग्रेस हाय हाय, दलित विरोधी कांग्रेस हाय हाय, दलित विरोधी कांग्रेस हाय हाय, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। रोल करें। अभी हाल ही में आपने राजस्थान की जो सरकार कांग्रेस की सरकार है साथियों, आज ये उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस का जो चेहरा और चरित्र है वो दलितों के खिलाफ है। और पिछले 70 सालों से आप देखेंगे कि कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकार होती है वहाँ पर दलितों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार होता है। राजस्थान उस दलितों के अत्याचार में नंबर 1 पर है पूरे भारतवर्ष में। और कल की ये घटना है जिसमें उन्होंने गोपाल नाम के जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके द्वारा अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति के साथ उन्होंने मारपीट की, उनको बंदी बनाया, उनको जूता चटाया, उसके ऊपर बाथरूम की है। इस तरह की घटना की हम सब लोग निंदा करते हैं और यहाँ पर हम कांग्रेस कार्यालय पर इसलिए आए हैं, यहाँ इनको बताना चाहते हैं कि आप हम लोगों के माध्यम से और कांग्रेस ये जान ले कि दलितों पर इस तरह का अत्याचार अब नहीं सहा जाएगा और आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई वहाँ की जो सरकार है उसके खिलाफ की जानी चाहिए। भारत सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि वहाँ की सरकार को भंग करा जाना चाहिए, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा अत्याचार अगर दलितों पर हो रहे हैं पूरे भारतवर्ष में आप देखोगे नंबर 1 पर है। और वहाँ के जो विधायक हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना चाहिए, क्योंकि दलित विरोधी जो सरकार है उसके खिलाफ अति शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हम ये तो राजस्थान का मामला है, आप मध्य प्रदेश में उठा रहे हैं। आपके भी जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के देखिए, दलित व्यक्ति वो भी तो दलित व्यक्ति पूरे भारतवर्ष का है और दलित पे अत्याचार भारतवर्ष में कहीं पर भी होगा तो उसको हम उसकी बात रखेंगे। और कोई कांग्रेस सरकार जानबूझकर अधिक से अधिक लोगों को दलितों को प्रताड़ित करती है, ये उसका रिकॉर्ड है। आप कभी भी अपना किसी भी कांग्रेस सरकार के पास जाइए, भारतवर्ष में जहां भी बची कुची कांग्रेस सरकार होगी वहां के राज्य के मुख्यमंत्री और उसके रिकॉर्ड को आप चेक करेंगे तो आप वहां देखेंगे दलितों पर ही सबसे ज्यादा अत्याचार करती है कांग्रेस सरकार करती है। सीधी में तो आपके ही कार्यकर्ता ने किया है। कानून के हिसाब से सब जगह कार्रवाई होती है, लेकिन सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो कांग्रेस जहां सरकार होती है वहां पे दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है। और इसीलिए हम यहाँ पे कांग्रेस से ये पूछने आए हैं कि आप बताओ ये कब तक चलेगा? 70 साल हो गए, अब कब तक दलितों पर आप अत्याचार करोगे? कब तक उनको बंदी बना के रखोगे? कब तक उनको जूते चटाओगे? कब तक उन पर पेशाब करोगे? ये दे देने के लिए हम यहाँ पर आए।
कांग्रेस। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिला कुरावर में मेकअप सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से मेकअप आर्टिस्ट मंदसौर, व्यापर, देवास, भोपाल, सीहोर, इंदौर से मेकअप आर्टिस्ट सेमिनार सम्मिलित हुए। वहीं शामपुर की टॉप मेकअप आर्टिस्ट सपना डावी ने अलग अलग जिले में अपनी पहचान बनाई, एक उच्च मुकाम हासिल किया, जिसमें गेस्ट मिस एमपी याशिका सोनी, मैसेज इंडिया उषा मकवाना और कंपटीशन फैशन शो का आयोजन किया गया। मैडम, किस चीज़ को ये सेमिनार रखा गया है यहाँ पर आप? यहाँ पे सर मेकअप आर्टिस्ट के लिए सेमिनार है। जो ब्यूटिशियन यहाँ से बाहर नहीं जाता, ये उनके लिए हम एक वन डे का सेमिनार। जी जी जी। और ये इसमें क्या कंपटीशन वाला सिस्टम भी रखा गया है? पार्टिसिपेट रखा है हमने, और इसमें मिस मध्य प्रदेश भी आई है याशिका सोनी जी। जी। कहाँ से बुलाया आपने ये? सर मैंने यहाँ पे मंदसौर से, कच्चीपुर से, जी। जीरापुर से, भोपाल से और सीहोर से मेरे, और कुरावर से तो है ही सर गेस्ट। जी जी। मैडम, इसी बार रखा है या हर वर्ष रखते हो आप? जी सर, मैं हर बार इवेंट रखती हूँ और महीने में एक बार मेरा इवेंट होता है, हर जगह सेमिनार। मैडम, सेमिनार के माध्यम से आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ, सेमिनार के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी गर्ल्स हमारी जो मतलब बाहर जो क्लासेस नहीं लेने जा सकती, जैसे आजकल के क्लासेस में बहुत ज़्यादा अमाउंट्स होता है, तो मैं वन डे की क्लास लेकर उनको बहुत अच्छे से क्रिएट करवाती हूँ, जिसमें वो अच्छे से कुछ सीख सकें। पड़ता है मैडम असर ये सेमिनार रखने से इन पे? यस, होता है। बिल्कुल पड़ता है ना, क्योंकि कुछ जो छोटी छोटी जो टेक्निक होती है उन लोगों को वो चीज़ सीखते हैं। जी जी। जैसे सब लोग बड़े शहरों में जाते थे ना मेकअप सीखने, और सोचते थे कि बड़े शहरों में ही एक टॉप मेकअप आर्टिस्ट रहता है, पर हमारी जो सपना डावी है वो छोटे शहर शामपुर से उन्होंने मतलब पूरे इंडिया में काफ़ी नाम कमाया। जी जी। मैडम, आपका शुभ नाम जान सकते हैं? आई एम पूजा साहू, कशिश ब्यूटी सैलून एंड ट्रेनिंग सेंटर, सेलिब्रिटी इवेंट ऑर्गेनाइजर फ्रॉम भोपाल से। जी। मैडम, सेमिनार के माध्यम से आप कुछ कहना चाहते हो? सेमिनार सर मेरा भी यही है कि मैं सेलिब्रिटी इवेंट कराती हूँ, और हमें भी यही है कि हम छोटे छोटे ब्यूटिशियन जो भी हैं उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देते हैं, क्योंकि सेलिब्रिटी से काफ़ी लोग नहीं पाते हैं, और काफ़ी लोगों का ये उद्देश्य रहता है कि हम भी एक सेलिब्रिटी और स्टेज लें, तो वो मेरा थैंक यू। भोपाल से खबर है, जहां पर लाल सिंगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल 12 अगस्त को ऐतिहासिक दिन होगा। पीएम मोदी मंदिर निर्माण का भूमि पूजन करेंगे। 53,000 गांव से मिट्टी लाने का लक्ष्य रखा था। 3 दिन पूर्व की जानकारी अनुसार 36,000 गांव से मिट्टी आ चुकी है। बाकी अपडेट कल तक आ जाएगा। यात्रा के माध्यम से संदेश में संतों का आशीर्वाद मिला। सामाजिक संगठनों के मुखिया, देश के कई बड़े संत कल कार्यक्रम में शामिल होंगे। 400 से 500 संत शामिल रहेंगे। संत रविदास समरसता यात्रा को लेकर बोले, आज रात्रि को 18 दिन की यात्रा समाप्त होगी। 46 जिलों में संपर्क इस दौरान हुआ है। 396 स्थानों पर नदियों का जल एकत्रित हुआ। 352 स्थानों पर जनसंवाद हुआ। 1661 स्थानों पर बड़ी और उप यात्राएँ हुई। रविदास महाकुंभ में 100 करोड़ की लागत से भव्य मंदिर बनाने की घोषणा सीएम ने की थी। सागर जिले के गांव बड़तुमा में 11 एकड़ भूमि पर मंदिर निर्माण होगा। सीएम शिवराज घोषणा भी करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। सिंगरौली और जबलपुर में सीएम शिवराज शामिल हुए। मांडू और इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए। श्योपुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जावद में मैंने शुरू की थी। भारी बारिश में भी जनता के बीच यात्रा को लेकर खासा उल्लास दिखा। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी झूठ फैलाओ, भ्रम फैलाओ, लोगों को वर्गलाओ, इसमें विश्वास करती है, विकास में और कल्याण में विश्वास नहीं करती। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं, कोई आदेश उन पर है जिसमें आदिम जाति कल्याण विभाग का वो वित्त विभाग का स्वर्ण निगम समाप्त कर दिया गया हो, अभी भी चल रहा है? उसके अध्यक्ष का नाम बताओ। सावन सोनकर उसका अध्यक्ष है, अंदेव साहब। अपने रविदास के नाम से घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने कि हम हस्तशिल्प कला बोर्ड का नाम रविदास जी के नाम से रखेंगे, उन्होंने रखा है। उज्जैन की राशि भी जारी हो गई है, गेट भी वहाँ बन गया है। और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 47 साल 47.5 साल कांग्रेस की सरकार रही, मऊ में अंबेडकर का राष्ट्रीय स्मारक उन्होंने क्यों नहीं बनाया? वो शिवराज जी ने बनाया। विश्वविद्यालय एक भी मध्य प्रदेश में नहीं था, शिवराज जी ने बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी ने रेलवे स्टेशन का नाम अंबेडकर रेलवे स्टेशन रखा।
वो सागर में, जो सागर के ही है ना वो नेताजी, वो सागर में 3.5 करोड़ का रविदास जी का स्थान शिवराज सिंह चौहान ने बनाया है। 3 करोड़ का, 3.5 करोड़ का मैहर में मंदिर बनाया है। और धार में मांडव जहाँ है उस स्थान पर उन्होंने तपस्या की, तो उस स्थान के विकास के लिए भी उन्होंने पैसा दिया है। मुझे लगता है, मैं तो कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूँ, अनुसूचित जाति के विकास, कल्याण, सम्मान, इसके लिए कोई राजनीतिक मंच सार्वजनिक लगाना चाहे, मैं उस पर बैठना चाहता हूँ। कांग्रेस के बड़े से बड़ा कोई लीडर हो, आके जरा बातचीत करें। हाँ, सागर के ग्राम बरदुमा में 11 एकड़ भूमि सरकार ने संरक्षित कर दी इस मंदिर निर्माण के लिए। मंदिर के दीवारों पर संत रविदास जी की दोहा और शिक्षाएं उकेरी जाएगी। उनके व्यक्तित्व कृतित्व से संबंधित कुछ जानकारियां उस दीवारों पर रहेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त भी करता हूं और साधुवाद भी देता हूं। इसलिए राजनीति में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घोषणाएं करते हैं लेकिन उसकी पूर्ति नहीं करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी घोषणा भी करते हैं और समय सीमा में वो पूरी भी हो जाए, इस संकल्प को भी सिद्ध करके दिखाते हैं। ये जो 5 यात्राएं निकली है पूरे मध्य प्रदेश में, इन 2 जगहों पर यात्राओं में प्रारंभ में सिंगरौली और फिर उसके बाद जबलपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहे। 2 जगह माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी रहे, एक जगह मांडव में और फिर इंदौर में। हमारे नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब जो केंद्रीय मंत्री हैं, प्रबंध समिति के हमारे अध्यक्ष हैं, वो श्योपुर में उन्होंने इस यात्रा को प्रारंभ किया था। मैंने इसको जावत से प्रारंभ किया था और भूपेंद्र सिंह जी मंत्री जी ने इस यात्रा का प्रारंभ बालाघाट से किया था। लेकिन यात्रा जैसे जैसे बढ़ी उसके अनुभव मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। भयंकर बरसात में भी महिलाओं के सरों पर सजे हुए कलशों का 300, 400, 400 की टोलियों के साथ चलना। मैं पन्ना में गुन्नौर विधानसभा में गया था रायपुर से लौटकर। भयंकर बरसात में भी महिलाएं, पुरुष, बच्चे, नौजवान सड़कों पर खड़े थे, यात्रा का स्वागत कर रहे थे। कई जगह मेरे पास वीडियो आए, चूंकि ग्रुप मैंने बनाया था, मैंने कहा सारे फोटो डालिए। महिलाएं रथ के आगे पीछे नृत्य कर रही हैं। इतना आनंद। और सबसे बड़ी बात यह है, इस यात्रा का जो उद्देश्य था कि सामाजिक एकता और सामाजिक समरसता इस यात्रा के माध्यम से संदेश जाना चाहिए। तो मुझे कहते हुए खुशी है, सभी धर्मों के, सभी समाजों के लोगों ने इस यात्रा का तहे दिल से अभिनंदन किया है, स्वागत किया है। और केवल दोहा के रूप में कहा गया, ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को, अन्य छोटे बड़ों सब संबत से दास रहे प्रसन्न। ये जो कल्पना है वो शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पूर्ति हुई दिख रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि हमारी सरकार का जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये रविदास जी के आदर्शदायी जो उनकी प्रेरणा है उसके आधार पर और संविधान के आधार पर चल रही है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के कल्याण और विकास की जो घटना है, जो बहुत बड़े बजट दिए हैं। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बना था, तब से लेकर एक लंबे कालखंड तक लगभग 47 साल कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का बजट कभी नहीं रहा। शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की पॉपुलेशन के आधार पर बजट देना प्रारंभ किया है। यानी कि संविधान जो चाहता है, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समानता है, इस प्रकार का इस मध्य प्रदेश की धरती पर देखने को मिल रहा है। 2003 में कांग्रेस का एक बजट होता था 364 करोड़ का, आज वो बढ़कर 26,000 करोड़ का है। 3 वर्षों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति के 1,42 लाख से अधिक हितग्राहियों को 24,600 करोड़ से अधिक के हित लाभ अनुसूचित जाति के गरीब लोगों को दिया गया है। 3 वर्षों में 55,73,000 से अधिक हितग्राहियों को
2600 करोड़ रुपए का कहीं ना कहीं उनको लाभ पहुंचाने का काम हुआ है। मध्य प्रदेश की बता रहा हूँ, वो केंद्र का तो 1,42,000 करोड़ है और अब की बढ़कर वो हो गया 1,59,000 करोड़। और इसी प्रकार से आवास सहायता योजना में भी 80,000 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 90 करोड़ से अधिक की सहायता छात्रावासों में मिली है। मेधावी छात्रों को भी 19,800 से अधिक विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 85 करोड़ से अधिक का ऋण दिया है। कुल मिलाकर अनुसूचित जाति के बच्चों को, जनजाति के बच्चों को एकलव्य विद्यालय हो, ज्ञानोदय विद्यालय हो, जहाँ फील्ड भी है, मैदान भी है, आवास भी है, स्कूल भी है, तो कुल मिलाकर जो संवैधानिक भावना है, ऋषि मुनियों की, संतों की भावना, उसके अनुसार माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मध्य प्रदेश में उसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं रथ और चल रहे थे, यानी कुल मिला के 10 रथ ये 5 रूटों पे चल रहे थे। और सौभाग्य ये है कि केवल वाल्मीकि, रविदास और कबीर साहिब के मंदिरों के संत नहीं, तो बल्कि सनातन धर्म के मंदिर के संत भी इस यात्रा में कंटिन्यू चले हैं। रंजना दीदी जी हरिद्वार से वो 28 तारीख से कंटिन्यू चली हैं। जबलपुर के हमारे संत हैं, वो लगातार यात्रा में चल रहे हैं। ये सौभाग्य है कि जिस यात्रा के माध्यम से जो संदेश जाना चाहिए था, वो संतों ने भी अपनी कृपा और सहयोग इस यात्रा में दिया है। कल भी देश भर से बहुत संत इसमें आ रहे हैं। अमृतसर से वाल्मीकि के संत निखत्तर महाराज जी आ रहे हैं, रेणुका दीदी जी गंगोत्री से आ रही है, रंजना दीदी हरिद्वार से आ रही है, प्राची जी हरिद्वार से आ रही है, काशी से कुछ संत आ रहे हैं, मुंबई से कुछ संत आ रहे हैं, कुछ सामाजिक संगठनों के प्रमुख भी, मतलब आमंत्रण नहीं गया लेकिन स्वयं फ़ोन करके वो ग्रुप में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोई यात्रा इतनी दिव्य और भव्यता के साथ चल रही है। तो सामाजिक संगठनों के लोगों के, साधु संतों के स्वयं फ़ोन आए कि लाल सिंह जी इस यात्रा में मैं आना चाहता हूँ और समापन के कार्यक्रम में जुड़ना चाहता हूँ। तो कल एक बड़ी संख्या, अभी भी रेणुका दीदी जी गंगोत्री की अभी 4 बजे फ्लाइट से आ रही है, वो जाने वाली है। वाल्मीकि मंदिर के हमारे संत उज्जैन के हैं, वो अभी 5 बजे तक यहाँ बाई रोड उज्जैन से पहुँच रहे हैं। और एक कबीर साहिब के संत है, वो सीकर राजस्थान से आ रहे हैं, वो सीधे वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो कल के इस कार्यक्रम में भी लगभग 400-500 संत मध्य प्रदेश के रविदास के मंदिरों में, वाल्मीकि के मंदिरों में, कबीर साहिब के धामों में और सनातन धर्म के जो हमारे संत हैं, ऐसी बड़ी संख्या में कल वो लोग वहाँ उपस्थित होने वाले हैं। तो ये मैंने एक जानकारी आपको इस यात्रा की पूरी दी है, कल की जानकारी आपको मिली है। मैं एक कांग्रेस पार्षद दल ने आज पत्रकार वार्ता कर बताया कि बड़े तालाब में जो क्लोरीन मिलाई जा रही है काफी खराब हो चुकी है। नगर निगम की लगातार अधिकारियों की अनदेखी के चलते शहरवासी गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। आज हमने पहले मीडिया साथियों को बताना ज़रूरी समझा था कि पहले हम मीडिया साथियों को बता दें कि देखिए हम सब लोग ऐसा पानी पी रहे हैं। निगम के अंदर तो आपने देखा होगा कि हज़ारों हम लोग कांग्रेस पार्षद दल शिकायत करते हैं, लेकिन उसको ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। इस शिकायत का भी कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जनता हम लोगों के साथ है और ये जनता शहर के अंदर आएगी, सड़कों पर आएगी कि भाई हम पानी भी, हम लोग शिकायत करेंगे, ऊपर तक शिकायत करेंगे, कमिश्नर को परिषद में उठाएंगे, कमिश्नर को देंगे चिट्ठी, कलेक्टर साहब को देंगे कि भाई ऐसे अधिकारियों को वहाँ से हटाया जाए जो शहर की जनता के पानी पीने के लिए भी व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं कर सकते, दूषित पानी पिला रहे हैं हम लोगों को। बताइए, हम लोगों का जीवन तो वैसे ही लोगों का कम है और ये पानी पिएंगे तो आए दिन आपने देखा होगा कि लोग किडनी की बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि हम दूषित पानी पी रहे हैं। जो हमारी भोपाल शहर के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ये कॉन्फ्रेंस है और हम लोग सभी यहाँ पर बैठे हुए लोग बड़े तालाब का पानी पीते हैं, कोलार का पानी पीते हैं, नर्मदा का पानी पीते हैं। भोपाल के बड़े तालाब और जितने भी भोपाल शहर के अंदर 14 फ़िल्टर प्लांट हैं, यहीं श्यामला हिल्स फ़िल्टर प्लांट से फिटकरी
और क्लोरीन जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो डाला जाता है। जब हम यहाँ पर पानी की कुछ समस्या थी तो मैं अपने क्षेत्र में जहाँ फ़िल्टर पानी होता है वहाँ पर गई, फ़िल्टर प्लांट के ऊपर। तो वहाँ पर मैंने देखा कि फ़िल्टर प्लांट की जो हमारी टंकी है जहाँ से पूरे भोपाल शहर के अंदर पानी सप्लाई होता है, बड़े तालाब से कम 2.5 से 3 लाख लोग पानी पीते हैं और पूरे भोपाल शहर की 30 लाख जनता, भोपाल शहरवासी 14 फ़िल्टर प्लांट के माध्यम से पीने का पानी पीते हैं। जब हमने वहाँ से सैंपल उठाया, अभी मैं चल के आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी, वहाँ से मैंने बोरी उठाई, उसमें से सैंपल लिया, बाकायदा उसकी वीडियो बनाई, प्लस वो जो क्यूब्स थे फिटकरी के, बड़ी बड़ी डल्ले से मिट्टी जैसे जो देखने में लग रहे हैं, उसको लेकर मैं मैनिट्स में गई। वहाँ पर हम लोगों ने परीक्षण कराया। परीक्षण में हमने ये पाया कि जो पानी की शुद्धिकरण के लिए फिटकरी का नमूना हमने लिया और भारतीय मानक कोड 2992012 के अनुसार परीक्षण किया गया, जिसमें फिटकरी का पैरामीटर pH 5% जलीय घोल का अवलौकिक मूल 1.2 पाया गया, जबकि ग्रेड 4 एल्यूम्स के लिए 2.7 होना अनिवार्य है और इनसॉल्युबल मैटर अघुलनशील पदार्थ 19.8% परीक्षण में पाया गया, जबकि IS कोड के अनुसार ग्रेड 4 फिटकरी के लिए न्यूनतम 0.2% होना अनिवार्य है, जो कि नहीं पाया गया, जो अनुमेय मान से बहुत अधिक है, जो कि जल संयंत्र उपचार के लिए उपयुक्त नहीं है। हम वो पानी नहीं पी सकते, ये हमारी रिपोर्ट से उसके अंदर आया। और जिस फिटकरी का हमने फ़िल्टर पानी करने के लिए पिलाया जा रहा है वो दूषित पानी है, पीने योग्य नहीं है। इससे पूरे शरीर के अंगों जैसे लीवर, फेफड़े, त्वचा, किडनी की गंभीर बीमारी से लोग पीड़ित हो रहे हैं और हो सकते हैं। और ये आप देखिए कि ये रिपोर्ट है, ये इसमें साफ साफ लिखा है pH ऑफ 5%, एक्वस सॉल्यूशन 1.2 निकला, जबकि 4 ग्रेड एल्यूम्स होना चाहिए जो कि 2.7 होना चाहिए, और दूसरा 19.8% जबकि होना चाहिए 0.2। तो आप सोचिए कि ये मिट्टी है 19% जो हमारे पेट में जाएगी, जमेगी और हम लोग बीमार होंगे, हमारी किडनी खराब होगी। ये पूरे भोपाल शहर की जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और नगर निगम हम लोगों को पीने का पानी भी अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कैबिनेट बैठक के पूर्व संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश आना अत्यंत सौभाग्य का विषय। प्रधानमंत्री जी सागर के बड़तुआ में संत रविदास जी मंदिर का शिलान्यास करेंगे। दिव्य भव्य और अलौकिक बनेगा संत रविदास का मंदिर। यह मंदिर अद्भुत समरसता का केंद्र बनेगा। भविष्य में ग्लोबल स्कीम केंद्र जैसा भी कुछ बनाएंगे। अमरकंटक में मां नर्मदा जी के लोक बनेंगे। अमरकंटक में पहाड़ पर कोई निर्माण कार्य नहीं होगा ताकि नर्मदा जी की धारा प्रभावित ना हो। अमरकंटक के पहाड़ के नीचे सैटेलाइट शहर बनेगा। सरकार ज़मीन निर्धारित करेगी, वहाँ होटल रेस्टोरेंट जैसी सुविधा होगी। रीवा अनूपपुर के रोड शो में जनता के अद्भुत और अभूतपूर्व उत्साह मन को संतोष और आनंद देने वाला है। रीवा के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा रोड शो जैसा हुआ कार्यक्रम। सभी जगह रोड शो में जनता उमड़ उठी है। संत रविदास जी के मंदिर और स्मारक के भूमि पूजन के कार्यक्रम के लिए माननीय प्रधानमंत्री पधार और आप प्रधान होगा। संत रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में सागर में कार्यक्रम हुआ था, तो मांग ये की जा रही थी कि मंदिर की, रविदास जी का मंदिर उसकी मरम्मत हो जाए, छोटा यहाँ मंदिर बन जाए। तब मन में आया था कि छोटा क्यों बनना चाहिए, बनना चाहिए तो विशाल और भव्य मंदिर बनना चाहिए। 2 करोड़ का बना है, उसके लिए आपको तो भव्य, दिव्य और अलौकिक मंदिर संत रविदास जी का बनने वाला है और पूरा उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई। क्या क्या बनेगा ये सब तय हो गया। 3D इमेज भी उसकी आ गई, उसका पूरा प्रारूप भी बन गया और सारी प्रक्रिया पूरी होकर भूमि पूजन होकर
काम प्रारंभ वहाँ होगा। अपने आप में एक अद्भुत प्रोजेक्ट है और वहाँ जैसे संत रविदास जी के मंदिर का तय हुआ तो जो जमीन 1-2 लाख रुपया बीघा थी वो 1 करोड़ हो गई थी। 1 करोड़ 5 करोड़ वहाँ बता रहे थे तुरंत जमीनों के रेट आसपास के, लेकिन अद्भुत समरसता का केंद्र बनेगा। और अब मेरे मन में ये भी है कि वो निरंतर कर्म पे जोर देते रहे तो आगे जाके ग्लोबल स्किल सेंटर जैसा उससे जोड़ के बनाना चाहिए, क्योंकि संत रविदास जी ने हमेशा ये कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा। अपने जूता का बनाने का काम कर रहे हैं, बोले इसी में प्रसन्न है, मेरी तरफ से तो ये ले जाने गंगा जी को, मैं तो इस काम में लगाऊं। और जो काम से मिलता था वो भी बांट देते थे। तो अपना सौभाग्य के ऐसे संत रविदास जी का, जिनके कई राजा मीराबाई जैसे उनके शिष्य थे, बाकायदा शिष्य बने उनके। तो कल प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं, हम सब उनका स्वागत करेंगे और मध्य प्रदेश में फिर एक महाकाल महालोक जैसी रचना होगी। जैसे रोड शो में और कार्यक्रम में जो भाव जनता का है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है और मन को संतोष और आनंद देने वाला है। रीवा के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि रीवा के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा अगर कोई रोड शो जैसा कोई कार्यक्रम हुआ तो अनूपपुर में भी वही हाथ। इसके अलावा जाना आप लोग गए आपके मनासा बहुत अद्भुत हुआ था। तो सब जगह जनता बढ़ रही है, जो काम हमने अच्छे किए हैं उनका परिणाम अब जनता के समर्थन में हमको मिल रहा है। लाडली बहना की 30 कल अपन ने डाली है और 27 को एक और रक्षाबंधन के पहले विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा जिससे सब बहनों को जोड़ेंगे अपन। और 30 को चूंकि व्यस्त रहती है बहनें तो अपन 3 दिन पहले उनके साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाना शुरू करेंगे। एक कार्यक्रम 27 को तो अनूपपुर गया था। अमरकंटक अपना ऐसा पवित्र स्थल है जहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। तो 2 चीजें, एक श्री नर्मदा जी लोक भवन बने, वहां जो स्थान है कल तय किया, क्योंकि नर्मदा जी बिजली, पानी, खेतों को पानी, सूखे कंठों की प्यास बुझाने के काम से लेके हमको सिंचाई का पानी देते। तो नर्मदा जी हमारी माँ है, लेकिन उसके साथ साथ एक फैसला मैंने किया था कि ऊपर कोई भी निर्माण का काम नहीं होगा, क्योंकि नर्मदा जी की धार को कल छल छल अविरत बहते रहने देना है। तो वहां निर्माण अब नहीं होनी तो सीमेंट कंक्रीट का जंगल बन जाएगा, तो फिर नर्मदा जी की धार प्रभावित हो जाएगी। और इसलिए कल वहां ये डिसाइड किया कि परसों कि एक सैटेलाइट शहर बन गया अमरकंटक, और वो बनेगा नीचे पहाड़ के। और उस शहर में होटल, रेस्टोरेंट, फलाना जितनी चीजें चाहिए बताओ, सरकार जमीन निर्धारित करेगी और उसमें एक अलग शहर जो प्राइवेट आएंगे जिनको लगाना बनाना है तो फिर वो अपने बनाए, उसकी प्रक्रिया बाकी तय करेंगे। लेकिन पहाड़ के ऊपर कुछ नहीं बनाने देंगे, क्योंकि पहाड़ के ऊपर बाकी चीजें बनी तो नर्मदा जी की धार प्रभावित होगी। तो उस दिशा में भी कल मैंने वहां बात की। कल और परसों या रोज ही लगता जैसे रोड शो में। परसों अनूपपुर गया था। अमरकंटक अपना ऐसा पवित्र स्थल है जहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। तो 2 चीजें, एक श्री नर्मदा जी लोक भवन बने, वहां जो स्थान है उसको देख कल तय किया, क्योंकि नर्मदा जी बिजली, पानी, खेतों को पानी, के सूखे कंठों की प्यास बुझाने के काम से लेके हमको सिंचाई का पानी दे दे। तो नर्मदा जी तो हमारी माँ है, लेकिन उसके साथ साथ एक फैसला मैंने किया था कि ऊपर कोई भी निर्माण का काम नहीं होगा, क्योंकि नर्मदा जी की धार को कल छल छल अविरत बहते रहने देना है। तो वहां निर्माण अब नहीं होनी तो सीमेंट कंक्रीट का जंगल बन जाएगा, तो फिर नर्मदा जी की धारी प्रभावित हो जाएगी।
और इसलिए कल वहाँ ये डिसाइड किया कि परसों कि एक सैटेलाइट शहर बनेगा अमरकंटक, और वो बनेगा नीचे पहाड़ के। इसलिए जमीन तय कर दी और उस शहर में होटल, मोटल, रेस्टोरेंट, फलाना जितनी चीजें चाहिए बनाओ। सरकार जमीन निर्धारित करेगी और उसमें एक अलग शहर जो प्राइवेट आएंगे जिनको लगाना बनाना है तो फिर वो अपने बनाए, उसकी प्रक्रिया बाकी तय करेंगे। लेकिन पहाड़ के ऊपर कुछ नहीं बनाने देंगे, क्योंकि पहाड़ के ऊपर बाकी चीजें बनी तो नर्मदा जी की धार प्रभावित होगी। तो उस दिशा में भी कल मैंने वहां बात की। कल और परसों या रोज ही लगभग जैसे रोड शो में और कार्यक्रम में जो भाव जनता का है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है और मन को संतोष और आनंद देने वाला है। कल रीवा के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि रीवा के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा अगर कोई रोड शो जैसा कोई कार्यक्रम हुआ तो अनूपपुर में प्रदुम्न थे, प्रदुम्न क्या अनूपपुर में भी वही हाल। इसके अलावा जहाँ आप लोग गए पिपलिया मंडी आपके मनासा भी बहुत अद्भुत हुआ था। तो सब जगह जनता उमड़ रही है। जो काम हमने अच्छे किए हैं उनका परिणाम अब जनता के समर्थन में हमको मिल रहा है। लाडली बहना की तीसरी किस्त कल अपन ने डाली है और 27 को एक और रक्षाबंधन के पहले एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा जिससे सब बहनों को जोड़ेंगे अपन। और 30 को चूंकि व्यस्त रहती है बहनें तो अपन 3 दिन पहले उनके साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाना शुरू करेंगे। तो एक कार्यक्रम 27 को होगा। मंदिर उसकी मरम्मत हो जाए, छोटा यहाँ मंदिर बन जाए। तब मन में आया था कि छोटा क्यों बनना चाहिए, बनना चाहिए तो विशाल और भव्य मंदिर बनना चाहिए। तो भव्य, दिव्य और अलौकिक मंदिर संत रविदास जी का बनने वाला है और पूरा उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई। क्या क्या बनेगा ये सब तय हो गया। 3D इमेज भी उसकी आ गई, उसका पूरा प्रारूप भी बन गया। सारी प्रक्रिया पूरी होकर भूमि पूजन होकर काम प्रारंभ वहां होगा। अपने आप में एक अद्भुत प्रोजेक्ट है और वहां जैसे संत रविदास जी के मंदिर का तय होगा जो जमीन लाख 2 लाख रुपया बीघा थी वो 1 करोड़ हो गई। 1 करोड़ 5 करोड़ में बता रहे थे, तुरंत जमीनों के रेट आसपास के। लेकिन अद्भुत समरसता का केंद्र बनेगा। और मेरे मन में ये भी है कि वो निरंतर कर्म पे जोर देते रहे तो आगे जाके ग्लोबल स्किल सेंटर जैसा उससे जोड़ के बनाना चाहिए। संत रविदास जी ने हमेशा ये कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा। अपने जूता का बनाने का काम कर रहे हैं, बोले इसी में संजय मेरी तरफ से ले जाने का भी इस काम में लगाऊंगा। और जो काम से मिलता था वो भी बांट देते थे। अपना सौभाग्य के ऐसे संत रविदास जी का के कई राजा मीराबाई जैसे उनके शिष्य थे, बाकायदा शिष्य बने। तो कल प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं, तब उनका स्वागत करेंगे और मध्य प्रदेश में फिर एक महाकाल महालोक जैसी रचना होगी। कल मैं भोपाल से खबर है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस देव सिंह ने राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई अहम कांग्रेस की नीतियों की जानकारी दी। टीएस का कहना है कि सभी 71 विधायक को टिकट देना मुश्किल है, कुछ सीटों पर परिवर्तन किया जा सकता है। इसके लिए कांग्रेस ने सर्वे कराया है, उसमें कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में जीत मिल रही है। सर्वे में इस बात की जानकारी भी आई है कि कौन मजबूत है और कौन कमजोर। इस बारे में पार्टी ने ये फैसला कर लिया है। पिछली बार 19 से ज़्यादा सीट मिली थी, इस बार जय वीरू की नहीं बल्कि काका और बाबा की जोड़ी मैदान में उतरेगी। सीएम भूपेश ने खुद 3 से 4 सर्वे कराए हैं। इसके अलावा विधायकों को भी जानकारी सर्वे के आधार पर आई रिपोर्ट को लेकर दी गई है। आपको बता दें कि ये पूरी तरीके से मामला राजनीतिक है। मध्य प्रदेश में भी 5 गेंदों को कांग्रेस ने लागू किया है, छत्तीसगढ़ में भी इसका पालन किया जाएगा। वचन पत्र सामने आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। दोबारा गवर्नमेंट में आने के, बल्कि अभी तक तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो छत्तीसगढ़ कांग्रेस को ही दिया जा रहा है। पर मेहनत करने की हमेशा ज़रूरत रहती है। अति विश्वास में नहीं रहना चाहिए, अति आत्मविश्वास में नहीं रहना चाहिए और मेहनत करने की ज़रूरत है।
सरगुजा से इस बार क्या नतीजे रहेंगे? पिछली बार क्लीन स्वीप था आपका। सरगुजा जिले में 3 था, संभाग में 14 में 14 थी। तो इस बार 14 में 14 तो बहुत कठिन है, हमेशा कभी भी 14 में 14 आज तक नहीं हुआ। पिछली बार हो गया था, 14 में 14 तो मुश्किल। अभी तो फिलहाल आप डिप्टी सीएम हैं, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी रिपोर्ट्स कह रही हैं, पार्टी की रिपोर्ट्स कह रही हैं कि सर वापसी हो रही है, सीएम बनने के कितने चांसेस आपको दिख रहे हैं? मैंने सुना अभी आप अंगूठी पहन रहे हैं आजकल। ये कई दिनों से अब तो धारण हो गया है। सामान्य रूप से जो मुख्यमंत्री हैं वो अगर लीड कर रहे हैं चुनाव में, मुख्यमंत्री बने हुए हैं और चुनाव में हम जा रहे हैं और जीत के आते हैं, पहला नंबर तो उनका आएगा। बाकी संभावनाएं थ्योरेटिकली बनी रहती हैं, लेकिन नंबर पहला तो उन्हीं का आएगा। एक टीम है, मैदान में उतरी, उसके कप्तान हैं, प्लेयर्स हैं, जीत के आप पाओगे तो अगले मैच में एकदम से कप्तान को क्यों बदल दोगे? जब तक कोई अलग परिस्थिति नहीं बनती है। परफॉर्मेंस को देख के और परिस्थिति को देख के फिर ऐसे निर्णय हाईकमांड करती है। छत्तीसगढ़ का वोटर कांग्रेस पार्टी को क्यों वोट करेगा? 5 साल में आप लोगों ने ऐसा क्या क्या काम किया है? परंपरागत कांग्रेस की स्थिति छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में अच्छी रही। भौगोलिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश के समय से, उसके पहले से वो प्रो कांग्रेस रीजन रहा है। बीजेपी को भी सफलता मिली है वहाँ, लेकिन प्रो कांग्रेस रहा है। वहाँ का वोट शेयर मोटा मोटी आप पकड़िए 32-35% दोनों पार्टी के स्टेबल वोट दिखते हैं और 10% फ्लोटिंग वोट है। ये इधर से उधर होते हैं। आपने पिछले चुनाव में देखिए तो कांग्रेस 10% 11% वोट से लोक विधानसभा जीती थी और 5 महीने बाद करीब 10% से बीजेपी छत्तीसगढ़ में लोकसभा जीती। तो बेस वोट एक है और उसके ऊपर फिर जो फ्लोटिंग वोट है वो तय करता है। कभी ये 1% 2%, अमूमन 1% 2% विधानसभा में रहता है, 1% 2% वोट डिफरेंस छत्तीसगढ़ में, और गवर्नमेंट बनती रही। इस बार जो काम आपने जिक्र किया, कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र जारी किया था पिछले चुनाव के पहले और 5 साल संगठन के माध्यम से काफ़ी पहल की थी। बहुत इश्यूज उठाए थे, राशन की बातें थी, राशन में घपले की बातें थी, नसबंदी कांड हुआ था, आँख फोड़वा कांड जिसको कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद मैंने पहले नहीं सुना कभी कि मृत्यु लोगों की हो गई, कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद लोगों की मृत्यु की बातें आई थी। तो कांग्रेस ने अच्छे तरीके से उन बातों को उठा के अपने आप को एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया था। बीजेपी खराब है इसलिए हमको वोट दो के अलावा कि हम ये आपके लिए करेंगे, और उसमें से कई चीज़ों में कांग्रेस ने डिलीवर किया। खास करके किसानों के लिए अगर आप देखिए तो हिंदुस्तान में कहीं भी वहाँ धान की खेती ज़्यादा होती है, 2800 रुपये के नज़दीक धान की खरीदी हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रही। प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से आज सांसद हैं, वहाँ 1200-1300 रुपये में धान की खरीदी होती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य 2000 से ऊपर पहुँच गया है, लेकिन धान की खरीदी वहाँ पर 1300 में, बिहार में 700-800 कहते हैं कि धान की खरीदी होती है। ये बड़ी आबादी जो करीब 75% गांव में रहती है और किसानी पे निर्भर करती है, उसके लिए धान का भाव, वहाँ का मेजर क्रॉप धान की फसल है, गन्ने का भाव, मक्के का भाव, तेंदुपत्ता का जो जंगल का एरिया है जहाँ मान लीजिए खेती तुलनात्मक कम हो रही है, उसको दिया। करीब 67 वन उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदा। मिलेट्स, आजकल मिलेट मिशन की बात हो रही है, राष्ट्रीय स्तर पे हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो रही है। इसको हम लोगों ने घोषणा पत्र में रखा था, आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं। और जहाँ ये रागी, कुटकी, कोदो, ये मिलेट्स हैं, उसकी खेती नहीं के बराबर होती थी, और ये होती है ऐसे खेतों में जहाँ धान आप नहीं लगाते, ऊंचे खेतों में। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की आपने स्थापना की, एक बड़ी पॉपुलर स्कीम छत्तीसगढ़ में, जहाँ पहले प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेके बड़ी फीस 20,000, 30,000, 40,000 बच्चों की अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई के लिए लोगों को लगाना पड़ रहा था। और कई ऐसी स्कीम्स, बिजली बिल हाफ की बात है, राशन यूनिवर्सल पीडीएस मेरे ख्याल से किसी दूसरे राज्य में, शायद तमिलनाडु में हो, किसी दूसरे राज्य में नहीं है। एपीएल को भी 10 रुपये किलो पे चावल उपलब्ध है वहाँ। मैं आप कोई भी राशन कार्ड बना सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है। विद्युत
में हम ऊर्जा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हैं। तो एक स्थापित, स्थायी और दूरदर्शी डिलीवर करने वाली सरकार के रूप में कांग्रेस को हम लोग देख रहे हैं और मुझे लगता है कि लोग भी देख रहे हैं। कमियां रहती हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आदमी है तो कहीं कोई कमी ना आए, या हमने हर चीज़ जो कह दी उसको पूरा कर दिया। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हो पाई। शराबबंदी की एक बात है आती है, हमने कहा था घोषणा पत्र में, उसको हम लागू नहीं कर पाए हैं, और कुछ बिंदु हैं जो लागू नहीं हुए हैं। लेकिन अमूमन मुख्य जो बड़ी बातें हैं उसको क्रियान्वित इस सरकार ने किया है। और छत्तीसगढ़ की एक पहचान बनाने की बात, छत्तीसगढ़ कहाँ है, कौन लोग छत्तीसगढ़ में हैं, तो नक्सलवाद को भी सीमित करना, कंट्रोल करना, और एक छत्तीसगढ़ को पहचान देना। वो हम सुनते थे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, वो एक भावना वहाँ के लोगों की थी कि भाई हमको भी समझो, हमको भी जानो, हमको भी पहचानो। तो वो सरकार ने सफलता हासिल की है। वहाँ के 30 त्योहारों की स्थापना, वहाँ की स्थानीय धार्मिक परंपराएं, जो गांव में रीति रिवाज होते हैं, स्थानीय देव होते हैं, देवस्थल होते हैं, उनका विकास, उसकी देखभाल करने वाले लोगों के लिए स्टाइपेंड उपलब्ध करना, हर पैमाने पे मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार ने कोशिश की है कि एक पहचान भी दो, किसानों की तरफ भी देखो, रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश करो। बेरोजगारी भत्ता 15 साल में 97-98 करोड़ रुपए का वितरण बेरोजगारी भत्ते में हुआ था। अभी पिछले 4 महीने से जब से ये स्कीम लाई है, सरकार ने चालू की है, तो 1,22,000 बच्चों को 112 करोड़ वितरण हो चुका है। 4 महीने में 112 करोड़, जहाँ की 14 साल में 98 करोड़। तो इस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। हमने सबको तो नहीं दिया बेरोजगारी भत्ता, लेकिन कुछ को तो दिया। तो ये मैसेज मुझे लगता है कि लोगों पे जाएगा, लोगों के पास जाएगा। ये सरकार ने कहा, करने की कोशिश की है, कई चीज़ों में सफलता मिली है, कुछ चीज़ ठीक है नहीं हुए हैं, और इस पे सफलता हमको मिलेगी। सर, शिवराज सरकार ने जो लाडली बहना योजना, भोपाल से खबर है, जहां पर राष्ट्रवाद और धर्म के प्रति जागरूकता लाने के लिए नित्य नए आयोजन करने वाले हुजूर विधायक अपनी संस्था कर्मश्री के तत्वाधान में इस बार भी 14 अगस्त को अखंड भारत दिवस और केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत मध्य भारत की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं। यात्रा में तिरंगा लगे 15,000 से अधिक दोपहिया, चौपहिया वाहन शामिल होंगे। और कर्मश्री अध्यक्ष और हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि 14 अगस्त को हम अखंड भारत दिवस मनाते हैं एवं पिछले वर्ष की तरह इस बार भी केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। युवा पीढ़ी के मन में अखंड भारत की स्मृति ताज़ा करने और हर घर तिरंगा अभियान को गति देने के उद्देश्य से कर्मश्री द्वारा मुखर्जी नगर, कोलार से लेकर संत नगर तक मध्य भारत की सबसे विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन 14 अगस्त को किया गया है। विधायक शर्मा ने राष्ट्रवाद के ओतप्रोत इस विशाल आयोजन में भोपाल वासियों को आमंत्रित करते हुए कहा कि ये तिरंगा यात्रा आयोजन प्रत्येक भारतवासी का आयोजन है। उन्होंने युवाओं एवं बच्चों को इस आयोजन में विशेष रूप से पधारने का आग्रह किया है। विधायक शर्मा ने कहा कि युवा और बच्चे भारत का आने वाला भविष्य हैं। उनके कंधों पर देश की बागडोर आने वाली है। तिरंगे के प्रति उनका सम्मान ही भारत को परम वैभव पर ले जाएगा। अखंड भारत स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, कोलार मदर टेरेसा स्कूल से प्रातः 10 बजे हम शुरुआत कर रहे हैं। हजारों की संख्या में 2 व्हीलर बाइक पर नौजवान अपने हाथ में देशभक्ति का जज्बा और तिरंगा लेकर निकलेगा। ये यात्रा भोपाल की जनजागृति के लिए यात्रा होगी। ये नौजवानों के अंदर राष्ट्रभक्ति का जागरण के लिए यात्रा होगी। गांव-गांव इस यात्रा में हमने जोड़ा है। प्रत्येक गांव से संपर्क इस यात्रा के माध्यम से किया है और हम चाहते हैं कि ये तिरंगा जिन नौजवानों के हाथ में है वो इस बात का संकल्प लें कि पहले जो भूल हुई है, जो विभाजन हुआ है, वो विभाजन हमको स्वीकार नहीं। एक दिन भारत शक्तिशाली बने, ताकतवर बने और लाहौर कराची की छाती पर देश का तिरंगा फहराकर अपने अखंड भारत का सपना पूरा करे। इस सपने को, इस जज्बात को नौजवानों के अंदर पैदा करना है। भगत सिंह जहाँ जन्मे थे वो भूमि भारत में होना चाहिए।
जहाँ हेमू कालानी का जन्म हुआ है वो भूमि भी भारत में होना चाहिए। जिस सिंध के तट पर महात्मा गांधी ने वंदे मातरम गाया था वो भूमि भी भारत में होना चाहिए। ये संकल्प के साथ हम लोग इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस यात्रा में हजारों की संख्या में लगभग 15-20 हज़ार टू व्हीलर इसमें रहते हैं। नौजवान जोश खरोश के साथ वंदे मातरम जय श्री राम के नारे के साथ आगे बढ़ते हैं। भारत की जवानी को आह्वान है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी आह्वान किया है, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा में रंगने के लिए अपने शहीदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, उनको श्रद्धांजलि देना और उनके संकल्प को पूरा रखना, अक्षुण्ण रखना, ये संकल्प भी भारत के प्रधानमंत्री जी ने दोहराया है। इसी में भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान और किया है कि हर गांव से मिट्टी आए और मिट्टी एकत्र होकर अमृत महोत्सव जो भारत के अंदर चल रहा है, इस भारत के अमृत महोत्सव में हर गांव सम्मिलित हो और हर गांव को लगना चाहिए कि उसकी जो मिट्टी है, उसकी जो रज है वो पवित्र है, क्योंकि वो भारत माता की मिट्टी है, वो भारत माता की धूल है और भारत माता की धूल को ही हम माथे पर लगाकर स्वामी विवेकानंद ने अपना संकल्प लिया था, उसी धूल को लगाकर चंद्रशेखर आजाद ने संकल्प लिया था, उसी धूल को लगाकर महाराणा प्रताप ने अपना संकल्प लिया था। गुरु गोविंद सिंह ने अपने पुत्रों का बलिदान करने के बाद भी ये कहा था कि 4 पुत्र नहीं, अगर 4000 भी होते तो देश पर कुर्बान होते। ये जो माहौल देश के देशभक्ति का है ये उस दिन होगा और ये पूरे रूट जो यात्रा का है वो हमारा इस तरह का पूरा रूट रखा है। हम मदर टेरेसा स्कूल से ललिता नगर, भीमा कुंज से सरधरम पुल, चूना भट्टी से कुलार पत्रकार कॉलोनी के सामने मैनेट होते हुए और मैनेट चौराहे से माता मंदिर, अटल पथ चौराया, न्यू मार्केट, रोशनपुरा, पॉलिटेक्निक विवेकानंद चौराया, राजा भोज सेतु कमला पार्क और वहाँ से VIP रोड राजा भोज की प्रतिमा के सामने से खानू गांव तिराहे के सामने से होते हुए लाल घाटी तिराहे को कवर करते हुए और वहाँ से सीधे संत हृदयराम नगर में मुख्य मार्ग से जो संत हृदयराम नगर में दीनदयाल उपाध्याय गल्ला मंडी है उसमें जाकर इस यात्रा का समापन होगा। सभी से आपके माध्यम से अपील है, आइए देशभक्ति का जज्बे में आप भी सम्मिलित होइए, हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता का संकल्प लीजिए, भारत को अखंड बनाइए, भारत को अक्षुण्ण रहिए और भारत के खिलाफ चलने वाले हर षड्यंत्र को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। देखिए, रविदास समरसता यात्रा ये बीजेपी निकाल रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद। पर संत रविदास, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, नामदेव, विठल, हरि विठल, ये ऐसे महापुरुष हैं और स्वामी जी के गुरु समर्थ गुरु रामदास, ये ऐसे महापुरुष हैं जो मुगल आक्रांताओं का आतंक के समय भारत भूमि पर पैदा हुए। अगर ये पैदा नहीं हुए होते तो भारत में अकबर जैसे छल करने वाला, कपट करने वाला सारे हिंदुओं को दीन इलाही में सम्मिलित कर लेता। यही वो महापुरुष थे जिनने जागरण किया, लोगों को कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन में स्मरण करो तो गंगा कठौती में भी आ सकती है, काट के लकड़ी के कमंडल में भी गंगा आ सकती है। रविदास, और संत रविदास बहुत महान आत्मा थे, मीरा के गुरु ही संत रविदास थे। तो भारत में समरसता और भारत में संत रविदास की वाणी को पूजा था, पूजा है। और मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी को, कि उन्होंने विशाल आयोजन करके समग्र हिंदू समाज और सनातन धर्मावलंबियों को राम कृष्ण की महिमा गाने वाले उन संतों को बारंबार नमन करा है, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो या संत रविदास जी हों या भगवान वाल्मीकि हों। ये सब हमारे आदर्श थे, आदर्श हैं और आदर्श रहेंगे।